आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? हाउ आर यू? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? हाँ जी। कितने प्रश्न हम लोगों ने कर लिए थे? 19 है ना? 19 19 19 19 19 19 ये हो गया था सर। ठीक है, ओके। वोकैबुलरी टेस्ट करें तुम लोग का। बताओ इसका मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनरस? सिमरदीप ने कुछ बोला, आप भी ट्राई करो, सब लोग बताओ। इज इट द राइट वर्ड और समथिंग एल्स? ओके, ट्रबल, चलो ठीक है। मुझे इस शब्द की मीनिंग एक्टिवली मतलब ऐसा मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी देखा होगा, बट व्हाइल आई वाज रीडिंग, आज एक बुक पढ़ रहा था, उसमें ये शब्द इनकाउंटर किया एंड देन यस, मेरे दिमाग में आया कि इसका मतलब होता है हार्ड, सेम इज डिफिकल्ट, राइट? समथिंग व्हिच इज हार्ड और डिफिकल्ट। तो व्हाइल आई वाज रीडिंग, आई जस्ट कॉन्टेक्स्ट से भी मीनिंग निकल रही थी एंड इमीडिएटली मेरे दिमाग में आया कि इसका मतलब हार्ड होता है। वोकैबुलरी मैंने कभी लिख के याद नहीं करी है, नेवर, एक्सेप्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में कुछ कुछ किया था थोड़ा बहुत, बट अदरवाइज सारी वोकैबुलरी एक्टिवली बिल्ड हुई है कि कभी पढ़ रहे हैं, देख लिया उसका मीनिंग, लाइक दैट। तो मैंने कहा बच्चों से ही कंफर्म कर लेंगे, राइट? ऑल्दो आई वाज कंफर्म कि यही मीनिंग होगी बिकॉज कॉन्टेक्स्ट भी वही था। हाँ जी, गुड, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शातिर सवाल ये था। क्वेश्चन नंबर 18, इसको जरा समझ के रखना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाते हैं। एक पैरेललोग्राम है ABCD, BD एक डायगोनल है, BAD 70 डिग्री है, DBC 55 डिग्री है, हमें BDC बताना है कितना होगा। लेट अस ड्रॉ द पैरेललोग्राम एंड सी। ये हो गया पैरेललोग्राम और ABCD बना देते हैं यहाँ पर, A B C और D। BAD ये वाला एंगल 70 डिग्री है, DBC जो है, DBC ये वाला जो एंगल है ये 55 डिग्री है। हमें BDC यानी ये वाला कोण चाहिए। हाँ जी, बताइए इसका आंसर क्या होगा? सो नेचुरली व्हाट यू विल से कि अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा और इन तीनों का टोटल 180 बनेगा। देखो 70 और 55 कितना होता है? 125, और 125 को यहां अगर आप लेके जाओगे तो ये बनेगा 55, ये भी। तो आपका आंसर हो गया डी। ओके, डी विच इज 55 डिग्री। समझ में आ रहा है सभी को? किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। एक और काम कर सकते हो, यहां पर आप क्या कहोगे, इसका और इसका जो टोटल होगा 180 बनेगा। ये 70 है, 55 125, इसको आप 55 बोल सकते हैं, टोटल 110 बनेगा क्योंकि टोटल 180 बनाना है, तो ये टोटल 110 बनेगा। और फिर आप कहोगे ये अल्टरनेट एंगल है, तो 55 और 55 यहां से एक ही बात है। दो पैरेललोग्राम्स stand on equal base and between the same parallel lines, the ratio of their areas is। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर मैं दे चुका हूं आपको, चलो ये पोल करा लेते हैं आज। इस सवाल का प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मैंने इस सवाल का उत्तर आपको ट्राइंगल के लिए दिया हुआ है, सेम केस में। पैरेललोग्राम के केस में क्या होगा उत्तर? तो देखिए, अगर मेरे पास एक पैरेलल लाइन ऐसी हो और एक पैरेलल लाइन ऐसी हो, और मैं कहूं कि मैं एक बेस ले रहा हूं कुछ ऐसा, ये वाला बेस, राइट? और इस बेस पे मैं पैरेललोग्राम बना रहा हूं,
एक पैरेललोग्राम ये बन सकता है, एक पैरेललोग्राम आपका ये बन सकता है, बट बेस इज सेम, एरिया भी सेम ही रहेगा। इसका रीजन क्या है, आपको भी अगर इस बेस लेंथ को मैं बोल दूं लेट्स से a है, और इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी जो वर्टिकल डिस्टेंस या परपेंडिकुलर दूरी है, उस परपेंडिकुलर दूरी को मैं क्या बोलूंगा, h। ठीक है, तो ये बनेगा आपका a इंटू एच। जो एरिया होगा वो बेस इंटू डिस्टेंस बिटवीन दिस साइड एंड द अपोजिट साइड, या इस पे जो परपेंडिकुलर है। तो वो कोई भी आप पैरेललोग्राम कंसीडर कर लो सेम बेस पे, तो सेम ही एरिया बनता रहेगा, तो 1:1 ही आंसर आएगा। ओके, 22वां प्रश्न देखिए, एंगल से क्या होता है इशिता जी? देखिए मेरी बात समझिएगा, एंगल से भी एरिया लिख सकते हैं, और सिंपली ऐसे भी एरिया लिख सकते हैं कि हम एक साइड लेंगे और उस साइड पे दूसरे साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये भी तरीका है ना। तो आपका a इंटू एच बनेगा, जहां आप करो बेस डिफर हो रहा है, वहां पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जब ये एंगल बदलेगा तो आपका ये साइड भी बदलेगा। अल्टीमेटली वो कॉम्प्लेक्स तरीका है, बट अल्टीमेटली वहां भी ये प्रूव हो जाएगा कि आपका एरिया सेम ही है, बट वहां डायरेक्ट नहीं दिखेगा, बट ये साइड बदलेगा ना, जैसे एंगल बदलेगा ये साइड भी बदलेगा। तो जो आप ए बी साइन थीटा के टर्म्स में सोच रहे हो, एक्चुअल में जो बी साइन थीटा है आपको पता है क्या है? देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इसको बी बोलता हूं और ये एंगल आपने थीटा बोल दिया, तो ये एंगल थीटा हो गया, ये लेंथ बी साइन थीटा ही है, दैट इज एच। सो बी साइन थीटा विल बिकम इक्वल टू एच, सो एरिया सेम। तो किसी भी तरीके से आप देख लो, एरिया हमेशा सेम ही रहने वाला है, बी ऑप्शन। 22वां प्रश्न देखिए, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसमें डीएबी 70 डिग्री है, एपी और बीपी जो बाइसेक्टर्स हैं एंगल ए और बी के, वो मीट करते हैं पी पॉइंट पर ऑन सी डी। हमें बताना है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। कौन है भैया, तो जोर से कॉल कर दिया? अच्छा, उनको लिखना पड़ेगा मैसेज। ठीक है, अरे यार मैंने ना अननोन नंबर की कॉल ना बंद कर रखी है, मम्मी का घंटी कैसे बज गया है, बस शॉक्ड। बट कई बार होता है ना, कुछ नंबर सेव होते हैं बट तब भी उनका नाम नहीं दिखाता है, पता नहीं क्यों, वही हो गया था केस। थोड़ी देर बाद नाम दिखा दिया कि कौन है महानुभाव। ए बी सी डी, आईफोन में ऐसा कैसे है? मैं एक बार क्या हुआ कि आई वॉज इन लिफ्ट, मैं लिफ्ट में आ रहा था और लिफ्ट में एक मैडम भी थी। ठीक है, मेरी मैडम नहीं, मतलब मैम ऐसे कह लो, कोई और था, अननोन लेडी थी, मैं नहीं जानता उनको। तो मैं फोन पे कुछ बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा आप क्या करते हो, अंग्रेजी में बोला, गुड़गांव में लोग हिंदी नहीं बोलते। तो मैंने कहा आई एम ए टीचर। सो फिर उन्होंने 2-4 सवाल और किए, फिर उन्होंने कहा कि आई नीड योर नंबर। तो मैंने कहा अपना नंबर बता दो, मैं मिस कॉल कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा आप मिस कॉल करोगे तो मेरे नंबर पे कॉल नहीं आएगी, क्योंकि मैंने सारे नंबर को साइलेंस कर रखा है। ये अभी की बात, पिछले साल की बात है। मैंने कहा व्हाट इज दिस फीचर? उन्होंने कहा आईफोन में ऐसा फीचर होता है। मैंने कहा वंडरफुल। एक्चुअली नंबर आता है बट घंटी नहीं बजती है। सो मैंने कहा थैंक यू सो मच। तो मैंने कहा मुझे सिखा दो, तो मैंने सीख लिया फिर। देयर इज ऑप्शन ऑफ साइलेंस अननोन नंबर्स, बट आई थिंक अगर ये आईफोन में है तो ये एंड्रॉइड में भी जरूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता, एंड्रॉइड के फीचर्स आर रिच, बेटर देन आईफोन आई थिंक, क्योंकि वो मोर पब्लिक फ्रेंडली फोन है। ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो उसमें। ठीक है, चलो उसमें तुम्हारे ट्रू कॉलर यार कितनी बढ़िया चीज है, हमारे में ट्रू कॉलर चलता ही नहीं, आईफोन में नहीं चलता है। DAB 70 डिग्री बाइसेक्टर है AP और BP ऑफ एंगल A एंड B रेस्पेक्टिवली मीट इट P ऑन CD। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। कौन सा डेटा सिक्योर नहीं होते शाह? फोन जब तुम्हारी आवाज सुन लेता है आज की डेट में, मतलब कई बार तो लगता है मन मन की बातें सुन रहा है ये। कई बार वेरीफाई करना पड़ता है कि हमने मुंह से इसको बोला भी है कि नहीं। कल मेरे साथ हुआ ऐसा, मतलब आई वाज सो सरप्राइज्ड। मैं कॉन्स्पिरेसी थियरी बना रहा हूँ, आपको पता है क्या हुआ? आई वाज थिंकिंग टू बाई अबाउट ए बुक। सुनिएगा, सुन लेना, बहुत खतरनाक है। तो मैं एक बुक के बारे में पढ़ रहा था, जो वेरी नाइस बुक। बुक का नाम है एंटी फ्रेजाइल। खरीदना मत, समझ में कुछ नहीं आएगा तुमको।
सो ये बुक एक नासिम निकोलस तालेब जी ने लिखा है अबाउट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो आई जस्ट थॉट अबाउट इट कि मुझे ये बुक खरीदनी है। ठीक है, घर में इसमें कोई नहीं, मैं अकेला हूं, तो मैं किससे बात करूंगा कि मुझे किताब खरीदनी है? आई डिड नॉट टॉक टू एनीवन। ओके, नो वर्ड फ्रॉम माउथ, आई जस्ट सर्च्ड अबाउट दिस बुक। नहीं, नॉट इवन सर्च, सॉरी, आई वाज जस्ट रीडिंग समवेयर कि इस इन ऑथर ने 4 किताबें लिखी हैं एंड रेस्ट ऑफ द बुक्स आई हैव रेड, आई लाइक द ऑथर, सो ये इनकी पहली बुक है, मैंने पढ़ी नहीं है, तो इसको खरीदना है। दैट वाज अ थॉट। सो इन द मॉर्निंग आई गॉट अप एंड आई थॉट कि चलो अमेजन पे जाते हैं, अमेजन पे इसको खरीद लेते हैं। मैं बुक खरीदने में ज्यादा देरी नहीं करता हूँ। जब मैं अमेजन पे गया तो अमेजन का जो ऐप खुला ना, उसके सर्च बार में एंटी फ्रेजाइल लिखा हुआ था और बुक नीचे दिख रही थी। मैं पागल हो गया, मैंने कहा ये क्या हुआ है? नो सर्च हिस्ट्री, क्योंकि मैंने कहीं सर्च नहीं किया। अगर आप सर्च करते हो उसको तो यस, बिकॉज उसमें पिक्सेल्स होते हैं, इसको बोलते हैं गूगल पिक्सल और फेसबुक पिक्सल, उससे तरह तरह की वेबसाइट को मालूम चल जाता है कि इस यूजर ने क्या सर्च किया है। मैंने कहीं सर्च नहीं किया, ना कहीं बात करी इसके बारे में। तो कल मैं सोच रहा था कि ये विचार भी पढ़ रहे हैं क्या ऐसा, राइट? बट देन आई गॉट द कॉन्टेक्स्ट कि कैसे ऐसा हुआ होगा। अभी पूरी कहानी तुम्हें बाद में सुनाऊंगा, पहले पढ़ लो। बात करने में इतना मजा आता है हम लोगों को ना। चलो, अब देखिएगा ध्यान से, एंगल बाइसेक्टर से देखो, ये 70 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा? 35 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा? अगर ये 70 110 तो ये 55 होगा। आप मुझे ये बता दो कि जो सवाल है जिसके हिसाब से हमें बताना है कि डीपी किसके बराबर होगा, एंगल तो चलो तुम देख पा रहे हो, बट इससे तुम्हें आंसर नहीं मिल रहा है, एंगल से मिल रहा है। वी आर नॉट एबल टू गेट द आंसर, क्योंकि हमें तो डीपी और सीपी को रिलेट करना है यार। तो डीपी और सीपी को आप कैसे रिलेट कर पाओगे? ये सवाल थोड़ा अच्छा है। थिंक अबाउट इट, थोड़ा सोचिए और मुझे बताइए इसके बारे में कि आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या करेक्ट होगा और किस तरीके से आगे बढ़े। क्विक प्लीज, पहले ट्राई मारो। बातें सुनने बिजी हो गए थे सवाल में, उत्तर नहीं निकाल रहे हो। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। बी, कुछ लोग करें बी होगा, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा एंगल वगैरह जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है सब लिख लो पहले। ये 35 होगा, ये भी 35 होगा या नहीं होगा? यस। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर मैं लेट से इसको ए और इसको बी बोल दूं, तो ये 35 और ये 35, तो आपकी ये दोनों भुजाएं ए के बराबर हो गई कि नहीं? बी के बराबर हो गई, क्योंकि ये आपका कहानी कुछ इस तरह से बनेगा। यस। आप ये भी कहोगे कि भाई ये वैल्यू 55 डिग्री है मेरी, नॉट सरप्राइजिंग कि ये 55 होगा, ये वैल्यू भी 55 होगा। तो क्या ये साइड अगर बी है तो यहां ये भी बी बनेगा? यस। एंगल बाइसेक्टर बोला है ना बेटा, एपी और बीपी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी। समझ में आया कि नहीं? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो बहुत सरल सा सवाल है कि यार ये दोनों बराबर होंगे, डीपी और सीपी बराबर होंगे। डीपी बराबर सीपी, आंसर कहां है? बी। समझ में आया क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये अगर 35 है, ये अगर 35 है, ये 55 है, तो ये एक तरह से आपकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी। अब मैं क्या चाहता हूं ना कि आप इस डायग्राम को ना थोड़ा सा जनरल केस में बना के देखो। एंगल उंगल थोड़ा भूल जाते हैं, लेट्स फॉरगेट दिस एंगल। थोड़ी देर के लिए एंगल को दिमाग से निकाल देते हैं, निकाल दो दिमाग से। आपको ये अल्फा है और ये भी अल्फा होगा, तो क्या ये भी अल्फा होगा? आप कहोगे ये अगर बीटा होगा, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी बीटा होगा। यस, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमने अल्फा और बीटा को ऐसा चुना है, जैसे हमने कहा कि मेरा अल्फा 35 डिग्री है, ये 35 होते ही आपका बीटा कितना हो गया? क्योंकि 180 माइनस 70/2 होगा, तो ये 55 डिग्री हो गया, तो ये वैल्यू आपकी 55 हो गई। और एंगल बाइसेक्टर की बात हुई है, आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो ये मत भी सोचो चलेगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो ये बीटा और बीटा होगा, तो ये बीटा और बीटा होगा, तो नेचुरली अगर ये साइड बी है तो आप कहोगे ये भी बी होगा, आइसोसेलेस। यहां भी ये तो बी होता है तो ये भी बी होगा। तो यहाँ एंगल की आवश्यकता नहीं है, एंगल की आवश्यकता नहीं है। आप इसको एक जनरल डायग्राम की तरह ट्रीट करिए और आप इसको अपनी थियरी में इंक्लूड करिए। अगली बार जब ये सवाल दिखे ना, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे मैं समझाता हूं कि अगर यहाँ का मिड पॉइंट लिया मैंने और इस मिड पॉइंट को मैंने इससे ज्वाइन कर दिया,
ओके अगर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया P जो कि मैं बोल दूं कि इसका मिड पॉइंट है और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, आप ये जान लीजिए कि ये लाइंस दोनों कौन सी हैं, ये दोनों लाइंस एंगल बाइसेक्टर है। इस शब्दों में आप सीख सकते हो ना, ABCD। तो इसको ध्यान रखिए, तो आपका सवाल फटाक से निकल जाया करेगा जब भी अगला सवाल ऐसा मिला तो। क्वेश्चन नंबर 23 जरा गौर से देखिए। पैरेललोग्राम का एरिया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 5:4। इफ डिस्टेंस बिटवीन बिगर साइड is 20 centimeter, then find the distance between the smaller side। तो डिस्टेंस का मतलब हो गया वही हाइट वाला मामला, राइट? हाइट h। सो एरिया आप दो तरीके से लिख सकते हैं ना, एक आप लिख सकते हो कि 5x इंटू h1 होगा और एक आप लिख सकते हो कि 4x इंटू h2 होगा। दोनों एरियाज हैं पैरेललोग्राम के, क्योंकि ये साइड आप करोगे हमारी ये 5x है और ये साइड हमारी 4x है। x से x कटेगा और आपको h1 की वैल्यू 20 दी हुई है ना, बिगर साइड 5 इंटू 20 ये बनेगा 4 इंटू 25, h2 की वैल्यू 25 हो जाएगी। इस एरिया का कोई काम नहीं है। क्लियर? प्रीवियस क्वेश्चन में डायगोनल और बाइसेक्टर दोनों इक्वल एंगल ऐसे बनाएगा, ऐसे मतलब ऐसे लिखना था कि कैसे लिखना था आपको? घर जाके उस डायग्राम को दोबारा देखना। हाँ, घर जाके उस डायग्राम को प्लीज दोबारा देखिएगा प्लीज। समझ में आ जाएगा। मैंने काम भर का उसमें समझा दिया, अधिक समय दे दिया है, अब उसको आपको खुद ही रिव्यू करना पड़ेगा और समझ में आ जाएगा आसानी से। 24वां सवाल देखिए, कह रहा है कि एक ABCD पैरेललोग्राम है, AB 15 है, BC 18 है, AC 16 है। लेंथ ऑफ अदर डायगोनल करेक्टेड टू नियरेस्ट इंटीजर नंबर। फॉर्मूला बता दिया इसका आपको, जरा वो फॉर्मूला लगाइए और उसका उत्तर मुझे बताइए कि अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम दिया हो, समांतर चतुर्भुज दिया हो, ABCD, AB 15 है, BC 18 है, AC हमारा 16 है, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, तो आपको फॉर्मूला मालूम होगा कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैंने यहां पर लिख दिया 16 स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BD स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का डबल होता है, स्क्वायर होता है 225, 18 का स्क्वायर होता है 334 माइनस 256, राइट? सो लेट अस सी व्हाट आई एम गेटिंग इज BD स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेते हैं, 225 प्लस 324 माइनस 128। कैन यू टेल मी द वैल्यू दैट यू आर गेटिंग? 5 4 9, इन दोनों को घटा लेते हैं यार, आसान है घटाना। कितना आएगा? 97, 100 माइनस 3 है ना, 125 में 100 माइनस 3, तो 444 माइनस 3 बनेगा 441। तो BD की जो वैल्यू है ना यार, ये 882 का स्क्वायर रूट किसके पास में है? ये 30 के स्क्वायर से तनिक सा कम है कि नहीं है? हाँ जी, 29 का स्क्वायर 961 होता है या 861 होता है? 29 का स्क्वायर कितना होता है? 861। तो ये 861 से लेकर 900 के बीच में है, ठीक है? 421 आएगा। एक मिनट, हाँ सही करो यार, सही बोला आपने, 842 आया। तो अब इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे और 28 का स्क्वायर क्या होता है? 784 एंड ये हो जाएगा 861। ये इसके ज्यादा पास में है तो ये स्क्वायर रूट 29 होता है। आंसर हो गया C। इट्स नॉट 29 पॉइंट समथिंग, इट इज
28 point something, but if you round off it will give you 29, क्योंकि उसके करीब है, नियरेस्ट इंटीजर निकालना है हमको, ठीक है। 861 नहीं है, बट उससे बहुत पास में है, इसलिए उसका स्क्वायर रूट 29 ही लगाएंगे ना। क्या 841 है? अच्छा ये गलत लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो मैंने अन्याय कर दिया, 841, सॉरी। चलो अब तो ठीक है, अब ये 29 पॉइंट समथिंग समथिंग ही हो गया, 29 के पास ही है। आंसर क्या हो गया? सी, सी करेक्ट हो गया, राइट। कौन सी कॉफी पीने से नींद कम आती है? गब्बर। गब्बर कॉफी पीता है? सरप्राइजिंग। नींद भगाने के लिए कभी कॉफी मत पीना, बिकॉज इट्स नॉट गुड। नींद को कॉफी से मत भगाओ। हाँ जी, आई डोंट ड्रिंक कॉफी। अभी मैं कॉफी नहीं पी रहा हूं, क्योंकि मैं कॉफी 2 बजे के बाद नहीं पीता हूं। अभी मैं टेक्निकल बातें करूंगा तो तुमको नींद आने लगी सच। So there is a term called adenosine, right? कॉफी अभी पीने से ना दिमाग में सब न्यूरोट्रांसमीटर टाइप की चीजें जो रिलीज होती हैं, एंड दे, इनका जो इम्पैक्ट होता है ना ब्रेन पे, वो इस तरह से होता है, ऐसे। ओके, तो अगर मैं इसको 2 बजे के बाद पीऊंगा तो इसका जो असर कम होगा, दैट टाइम इज द टाइम व्हेन आई यूजुअली स्लीप। तो ये मेरी नींद में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इसलिए मेरे लिए जो कॉफी है, ब्लैक कॉफी, आई टेक बिफोर 2 PM, नॉट आफ्टर दैट, पहली बात। दूसरा, इसको सोने के बाद तुरंत उठ के नहीं पीना चाहिए कॉफी, कभी भी। यू शुड नेवर ड्रिंक कॉफी जस्ट आफ्टर यू गेट अप। देयर शुड बी एटलीस्ट 3 to 4 hours गैप। तो 10 बजे से 2 बजे के बीच में मैं कॉफी पीता हूं, ठीक है। ये मेरा टाइम है, इसके बाद मैं कॉफी नहीं पीता हूं, ओके। चलो, डेली इवनिंग में, प्रतीक्षा जी छोड़ दीजिए, अनटिल अनलेस कि आप रात को 3-4 बजे सोते हैं, इवनिंग में कॉफी मत पीजिए, इट्स नॉट गुड, ठीक है, नॉट गुड। शाम में नींद आने लगती है, गब्बर साहब, डू समथिंग, डू सम फिजिकल एक्टिविटी। कॉफी पी के नींद भगाओगे अभी तो रात की नींद भागेगी, फिर आपको नींद ठीक से नहीं आएगी, आपकी स्लीप एफिशिएंसी खराब होगी। तो ऐसा मत करो। नींद को जब लोग भगाते हैं ना शुरू में, बाद में नींद ऐसा रुलाती है लोगों को, पूछो नहीं। ABCD एक पैरेललोग्राम है, E एक पॉइंट है इनसाइड ए पैरेललोग्राम which is not the intersection point of any diagonal. Find the area of angle DEA. Okay. A, B, C, D. E पॉइंट कहां है? कहीं भी है? कैसे निकालोगे इसका एरिया? ये इनकम्प्लीट सवाल है ना, इसका डेटा इनकम्प्लीट है। पहली बात तो मुझे ना तो पैरेललोग्राम का एरिया दिया हुआ है, और ई कहाँ है भाई, मतलब मैं वही सोच रहा हूँ ई कहाँ खोज के लाए, मतलब फिर मैं देख रहा हूँ कि उत्तर में यूनिट लिखिए 16, 15, 20, 24 ना, इनसाइड है, बट हाउ विल आई फाइंड द एरिया? लेट्स से इनसाइड है। अब आप खुद देखो, अगर मैं इनसाइड पॉइंट ले लूं यहाँ पर, फिर मैं यहाँ ले लूं, आपको दिख रहा है ना एरिया सेम ही नहीं है, निकालोगे कैसे? इतना फ्री नहीं हो सकता है ई पॉइंट कि कहीं भी घूम ले। आप देख लो ना, बना के देख सकते हो कि अगर मैं ई पॉइंट को ऐसे यहाँ लूं या फिर यहाँ लूं या फिर यहाँ लूं तो एरिया विल बी डिफरेंट, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ जिस तरह से आंसर लिखा है ना, कोई रिलेटेबल डेटा ऊपर नहीं दिया है। तो इस सवाल में थोड़ा लोचा है, मुझे लग रहा है कि डेटा तो मिसिंग है ही है, ऑप्शन भी किसी और सवाल का उठा के यहाँ डाल दिया गया है। ओके, तो इसको बाद में कर लेंगे, इसको करेक्ट करा लूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26,
एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसमें डायगोनल एसी और बीडी ओ पॉइंट पर काटेंगे, ईएफजीएच मिड पॉइंट है, रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ईएफजीएच टू द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम एबीसीडी आपको बताना है कितना होगा। तो जरा इस सवाल का निस्तारण करें, बहुत ही सरल सवाल है। आपने इसका मिड पॉइंट लिया, इसका मिड पॉइंट लिया, इसका मिड पॉइंट लिया, इसका मिड पॉइंट लिया और आपने इसको क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ये हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो देखिए जब आप मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो जो पैरेललोग्राम बनता है उसकी खास बात क्या होती है। देखो मैं एक डायगोनल बनाता हूँ, मैंने डायगोनल बनाया, आपको पता है ये वाली जो भुजा होगी वो इस डायगोनल का पैरेलल होगा और आधा होगा, ये सर नो, डायगोनल का पैरेलल होगा और आधा होगा। तो नेचुरली अगली भुजा भी यही कार्य करेगी, उसके साथ भी यही होना है। मैं ये वाला डायगोनल बना दूं दूसरा वाला, तो ये जो भुजा होगी ये वाली वो इस डायगोनल के पैरेलल होगी और आधी होगी। सवाल इस बात का है कि जो पेरीमीटर है अंदर वाले पैरेललोग्राम का, क्या वो मुझसे पूछा गया है? EFGH आर मिड पॉइंट ऑफ AO, नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल थोड़ा अलग है क्योंकि यहां पर आपको एक पैरेललोग्राम मिलेगा बट आप डायगोनल से अगर रिलेशन एस्टैब्लिश भी कर देंगे तो फिर डायगोनल का रिलेशनशिप साइड से, मतलब इस तरह से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आपको यहां नहीं मिलेगा। तो इन्होंने जो बोला है वो थोड़ा समझते हैं कि क्या ये हमारा पैरेललोग्राम था, नहीं। जो पैरेललोग्राम आपके पास है वो कह रहा है कि आप डायगोनल बना लो पहले, लेटर से हमारा ये डायगोनल हो गया और डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है, बट जो लॉजिक मैंने सिखाया चलना उसी से। ये AO हो गया, AO BO CO DO, इसका मिड पॉइंट बनाऊं, ये हमारा मिड पॉइंट है AO E F G H, ऐसा। अब यहां कहानी बहुत क्लियर है, यहां आपने इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये इसकी तीसरी भुजा के पैरेलल होगी और आधी होगी, तो ये अगर साइड B बोल दूं तो ये B/2 हो गया। इस साइड को मैं A बोल दूं अगर, तो यहां मिड पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया ट्राइंगल के मिड पॉइंट थ्योरम से, AOB में ये वैल्यू A/2 हो गई। सेम कहानी यहां B/2, सेम कहानी यहां A/2। अब देखिए क्या हुआ कि पैरेललोग्राम जो है जो अंदर बना, इसकी सारी भुजाएं आधी आधी है, तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, हाफ होगा। तो EFGH और ABCD और ये जो क्वाड्रिलेटरल लिखा है ना, ये क्वाड्रिलेटरल का पैरेललोग्राम ही है। पहली बात तो 1:2 का रेशियो बन जाएगा आपका, 1:2, ठीक है। 27वां सवाल देखते हैं। एक पैरेललोग्राम ABCD है, एक पैरेललोग्राम ABCD है, इसमें हमने बाइसेक्टर लिया है एंगल A का, ऑल्सो बाइसेक्ट BC at E. So let me make little more accurate diagram. चलो देखते हैं। ABCD, हम कह रहे हैं कि हम इसका एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं, थीटा और थीटा। ये BC को E पॉइंट पर बाइसेक्ट करेगा। आपको AD की वैल्यू बतानी है कितना होगा इन टर्म्स ऑफ ABOB का रिश्ता कैलकुलेट करना है आपको। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है, जरा इसको समझिएगा, अच्छा सवाल है क्योंकि बोली प्रीति जी क्या तकलीफ है? आपका कोई सवाल नहीं और आपने बोला रिप्लाई, पहला चैट ही आपका सर रिप्लाई। और मेरा टेंशन क्यों चला गया कि मेरी दीदी का नाम है प्रीति, तो कुछ नाम है ना जो आपके दिमाग में डर के भाव से बैठे होते हैं तो मैं डर गया तुरंत ही। चलिए एनीवे क्वेश्चन सॉल्व करिए प्लीज, अच्छा सवाल है, वेरी नाइस क्वेश्चन। AD और AB में अगर आपको कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है तो वो किस तरह की होगी? तो देखिएगा ये वैल्यू आपकी है 180 माइनस 2 थीटा। अगर मैं इस एंगल की बात करूं क्या ऐसा होगा? जी नहीं, ये 2 थीटा होगा। ये एंगल आपका 2 थीटा है, ये फिर मैं कहूंगा 180 माइनस 2 थीटा है, ये एंगल भी आपका 180 माइनस 2 थीटा है।
ओके, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बीसी को ई पर बाइसेक्ट कर दिया उसने, सब सही है, ठीक है। क्या ये एंगल भी थीटा के बराबर होगा? यस और नो? यस, क्योंकि ये 2 थीटा है, ये भी 2 थीटा है, ये 180 माइनस 2 थीटा है, तो ये भी 180 माइनस 2 थीटा है। 180 माइनस 2 थीटा होने से ये थीटा बन गया। अब नेचुरली आप कहोगे कि ये और ये बराबर हो गए, और ये बाइसेक्टर है तो ये भी बराबर है। तो एक तरह से आपको पता है ना कि अगर मैं इसको ए बी बोलूंगा तो ये जो पूरी लेंथ है जो कि एडी के बराबर ही है, एडी आपका ट्वाइस ऑफ ए बी के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? यस, आंसर क्या हो गया? एडी आपका ट्वाइस ऑफ ए बी के इक्वल हो गया, आंसर हो गया बी, ठीक है। 28वां प्रश्न देखें। पैरेललोग्राम ABCD और ABMN are on the base AB where AB is parallel to DM. If the area of parallelogram ABMN is 64 centimeter square and P and N are midpoint of BC and CD respectively, then what will be area of APN? So essentially मेरे को दो पैरेललोग्राम दिए हैं ABCD और ABMN, तो बेस क्लियर है कि सेम है। AB DM के पैरेलल है, तो पहले यार ABCD बनाते हैं, उसके बाद ही फिर कोई आगे की कहानी गढ़ते हैं। पहले ABCD बना लेते हैं। तो ये आपका ABCD पैरेललोग्राम हो गया एक तरह से, ABCD। AB DM के पैरेलल है, तो दूसरा जो पैरेललोग्राम हमें बनाना है, AB और DM पैरेलल है, जिसका नाम है ABMN, और कह रहा है AB और DM पैरेलल है, तो M पॉइंट जो भी आप लेने वाले हो, ओके। क्लास के अंत में प्रीति जी आपके सवाल का उत्तर मिलेगा, अभी प्लीज पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि क्लास के बीच में ऐसे प्रश्न का उत्तर देना जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए सही नहीं है, ठीक है। ABCD हो गया। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABMN, सो मैं ABMN की बात कर लूँ। सो एक पैरेललोग्राम मुझे बनाना है ABMN, बेस सेम है। तो देखो कैसे करोगे आप, ये बहुत आसान सवाल हो गया एक्चुअली अगर देखें तो, क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम अब जब बनेंगे वो सेम सेट ऑफ पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे, राइट। वो पॉइंट कहीं यहाँ लेना पड़ेगा मुझको अगर मैं ABMN की बात करूंगा तो, क्योंकि अगर आपने कह दिया कि DM AB के पैरेलल है तो ये दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम सेट ऑफ पैरेलल लाइंस के बीच में बने हैं, राइट। और अगर ऐसा है तो एरिया क्या होगा? बराबर ही होगा। क्या ऐसा सही है? नहीं, देयर इज अ कैच, एंड व्हाट इज दैट कैच? जो N पॉइंट है ना, वो कुछ डिफाइन किया है उसने कि N कहां लेना है, और एक P पॉइंट है, मुझे जो एरिया निकालना है वो APN का निकालना है। मैं जो बात बोल रहा हूं वो गलत नहीं बोल रहा हूं, वो बात मैं सही बोल रहा हूं कि भाई सेट ऑफ पैरेलल लाइंस के बीच में जो एरिया बनेगा पैरेललोग्राम का सेम बेस पर, वो सेम होगा, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन यहां पर जो एक पॉइंट इन्होंने ऐड किया है, लेट्स फोकस ऑन दैट पॉइंट, कि जो N है वो मिड पॉइंट है BC और DC का, तो N यहां पर है, और P पॉइंट हमारा BC का मिड पॉइंट है। तो हमारा जो ये वाला पैरेललोग्राम बनेगा, लेट्स से ये वाला, ये तो चलो ऐसे बन जाएगा इस तरीके का, फाइन। बट हमें जो एरिया निकालना है वो निकालना है APN का, और APN ये त्रिभुज है। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि इसका जो एरिया है वो कितना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो ये है कि भाई इसका एरिया हम कैसे निकालें। तो पहले तो जरा एक बात समझते हैं, N पॉइंट इसने मिड पॉइंट बोल दिया वगैरह वगैरह वगैरह, A पॉइंट आपका BC पर आ गया, सारा कुछ सही है। कैन यू टेल मी इसका एरिया किस प्रकार से निकल पाएगा? तो मैं आपको यहां समझा रहा हूं। इसको आप A बोल दो, इसको आप B बोल दो, राइट। अब मेरे को एक बात बताना, जो ABP है इसका एरिया आप कैसे लिखोगे? ठीक है, थिंक अबाउट इट। सो आप ABP का एरिया अगर फोकस करते हो और आप मान लेते हो कि इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो हाइट है ये मान लेते हैं H के बराबर है, तो ABP का जो एरिया बनेगा त्रिभुज का वो बनेगा हाफ इंटू A इंटू H/2। यस और नो? क्या ये AH/4 होगा? यस, क्योंकि ये मिड पॉइंट अगर होगा तो ये जो ऊंचाई होगी ना, बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी, ये ऊंचाई आधी होगी, मिड पॉइंट है
तो ये ऊंचाई भी आधी होगी, तो h/2 लिखा मैंने। ऐसे ही हमारे पास एक त्रिभुज है PNC। इस PNC त्रिभुज का जो एरिया बनेगा ये बनेगा हाफ इंटू, इसको मैं a/2 बोलूंगा, इंटू h/2 बोलूंगा, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी AH/8। देन मेरे पास त्रिभुज है एक ADN। ADN का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू a/2 इंटू h, विच इज a/4, AH/4। अब आप देखो, अगर आपने AH को 8 मान लिया हम कहते हैं A इंटू H 8 है, क्योंकि हमें रेशियो लिखना है। A इंटू H को अगर आपने 8 माना तो आप कहोगे ये जो PNC है ये 2 के बराबर होगा, मतलब ये वाला जो एरिया है विल बी इक्वल टू 2। ये जो ABP वाला एरिया है, ये सॉरी ये 2 है, ये 1 है। ये PNC वाला एरिया क्या है, 1 है। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस एरिया ADN, ये भी 2 होगा। 2 2 4 1 5, कब? जब हमने पैरेललोग्राम का एरिया AH 8 मान रखा है। तो ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया कितना हो गया, 3/8 हुआ कि नहीं हुआ? यस। सो अगर ये एरिया हमारा 3/8 हुआ तो मेरा जो आंसर है वो 3/8 इंटू 64 है। तो आंसर कितना है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस सवाल में सबसे मजेदार बात क्या है कि ये जो ABMN की बात करी इन्होंने, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी इस सवाल में। जब आपने मुझे बता दिया है कि मुझे PBC का मिड पॉइंट लेना है, मुझे NCD का मिड पॉइंट लेना है, तो ये ABMN का खेल ही वाहियात और फर्जी है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी इस सवाल में। बट आपने जो अभी सीखा है ये बहुत काम की चीज है, मैं इसको बना देता हूं क्योंकि मेंसुरेशन में इसकी आवश्यकता कई क्वेश्चंस में आपको पड़ सकती है। एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में हमने क्या किया, हमने यहां का मिड पॉइंट लिया, ध्यान से देखिएगा, हमने यहां का मिड पॉइंट लिया और हमने क्या किया, हमने इस मिड पॉइंट से बनने वाले इस A पॉइंट से हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसको ज्वाइन करने के बाद ये जो शेडेड रीजन का एरिया बनने वाला है, गौर से देखिएगा, ये जो शेडेड रीजन का एरिया बनने वाला है ये मैंने आपको क्या दिखाया कि अगर मैं पूरे पैरेललोग्राम को देखूं तो ये अगर 2 होगा तो याद है आपको ये भी 2 हो जाएगा और ये 1 होगा, तो पैरेललोग्राम का एरिया 8 आएगा। तो शेडेड रीजन का जो एरिया होगा, शेडेड एरिया इज इक्वल टू 3/8 ऑफ पैरेललोग्राम एरिया। जी हाँ, मैंने 8 एज्यूम किया है क्योंकि मुझे रेशियो निकालना है। यस, 2 का मतलब 2 एरिया नहीं है। इट्स लाइक कि अगर हमने टोटल 8 मान रखा है एरिया को, तो 8 कैसे डिवाइड होगा, 2 2 4 1 5, और ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये 3 के बराबर है, ऐसे 8 डिवाइड होगा यहाँ पर। ऑलराइट, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको क्योंकि सवाल में इसका डायरेक्ट इस्तेमाल होगा। ऐसे शेडेड रीजन अगर पैरेललोग्राम में दे दिया जाएगा देन यू कैन डायरेक्टली मार्क द आंसर। ये शेडेड रीजन क्या है, 3/8 ऑफ पैरेललोग्राम एरिया। आपसे मैं इसका एरिया पूछ सकता हूँ, ये क्या है, 2/8 यानी 1/4, तो लाइक दैट, ये पता होना चाहिए सभी को। क्वेश्चन नंबर 29, diagonal of a quadrilateral bisect each other and are perpendicular to each other, then the quadrilateral is, क्या कहलाता है ऐसा quadrilateral, rhombus। देखिए, अगर मैं सिर्फ बोलूं कि डायगोनल परपेंडिकुलर है तो वो काइट भी हो सकता है, लेकिन काइट में दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, वो बाइसेक्ट ईच अदर वाला मामला नहीं होता है। वहां पर एक डायगोनल बड़ा वाला डायगोनल छोटे वाले को बाइसेक्ट करता है, पर जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो उसको हम रोम्बस बोलते हैं। राइट, क्लियर है या नहीं? द आंसर इज रोम्बस। तीसरा सवाल कर रहा है कि ABCD अगर रोम्बस है, ACBD हमारे डायगोनल है, तो बताओ इसमें कौन सा कथन सत्य होगा। सभी लोग जरा पोल में जरा इसका उत्तर बता दें मुझे यार, तो बहुत आसान सवाल है। ABCD ACBD, so AC square plus BD square is equal to 4 times AB square। ये होता है आपका डायगोनल के स्क्वायर का सम विल बी 4 टाइम्स भुजा का स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी लोग खूब गलती किए पड़े हैं। मस्त, 2AB स्क्वायर भी लगा, 50% लोगों ने 2AB स्क्वायर लगाया हुआ है। कैसे विराज? अच्छा है कि आप मेरी ऑफलाइन क्लास में नहीं हो। कैसे मतलब, तुम हिम्मत देखो जरा। लिखवा चुका हूं भैया, फॉर्मूला D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर। कैसे 50% लोगों ने C लगाया। नाम मेरा खराब मत करना, बता रहा हूं एग्जाम में, ऐसी हरकतें तुम्हारी हैं।
ये मत बोलना फेल होने के बाद कि रामो सर से पढ़ा है मैंने, तुमने पढ़ा ही नहीं है, तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, तो मेरा नाम क्यों खराब करना भाई? हाँ, बता भी दो सर जी। अरे गोविंद क्या बता दें यार, इसका लिखवा चुका हूं रोम्बस के डिस्कशन में यार, क्यों शाम खराब करनी चाहते हो अपनी? कक्षा 1 के बच्चे की तरह व्यवहार मत करो प्लीज, ग्रोन अप एडल्ट्स हो तुम लोग, और व्यवहार तुम्हारा कक्षा 1 के बच्चे जैसे सब भूल गए। हाँ, मम्मी ने पीट दिया और हम भूल गए। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर, वन ऑफ द डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। देखिएगा, अब यहां फॉर्मूला मत लगाना, हर सवाल को फॉर्मूले से नहीं करना होता। अभी पिछला जो फॉर्मूला वो यहां लगाओगे तो उत्तर आ जाएगा, बट नहीं लगाना है, उसका कारण देखना। बुद्धि भी है ना, बुद्धि दी ना भगवान ने, उसको लगाएंगे। 13 है, एक डायगोनल कह रहा है 24 है, एक साइड 13 है, ऐसे परपेंडिकुलर डालो, क्योंकि डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। और आप बोलोगे कि एक डायगोनल अगर 24 है तो मैं इसको 12 बोल सकता हूँ, 24 का आधा 12 होता है, डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं। साइड मेरी क्या है, 13 है, तो 12 13 ये 5 कहलाएगा, ट्रिपलेट। तो दूसरा जो डायगोनल हो गया वो कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है कि आप फॉर्मूला लगा दो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, नॉट रिक्वायर्ड। इस फॉर्मूले को यूज मत करो, ये गलत नहीं है, बट डोंट यूज इट। आपको पता है कि बाइसेक्ट करते हैं तो अगर डेटा दिया हुआ है ना, डेटा दिया हुआ है सीधे, तो यही रख के करेंगे ना इसको। 24 से आधा ये 12 हो गया, भुजा 13 हो गई, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो 5 हो गया, 5 हो गया तो 10 हो गया। ठीक है, 32वां सवाल, अगर रोम्बस का पेरीमीटर 150 सेंटीमीटर है एंड इफ वन डायगोनल इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, पेरीमीटर अगर आपको 150 दिया है तो क्या ये कहने में कोई दिक्कत है आपको कि ये 37.5 होगा? नहीं। एक डायगोनल आपको ये भी दिया हुआ है कि 25 होगा, तो अगर एक डायगोनल 25 है तो अच्छी बात है भाई, आपको अगर 90 डिग्री बनाते हैं, इसको हम लिखते हैं 25। अब 25 और 37.5 का एक अनुपात लेंगे, इसको अगर आप 12.5 से डिवाइड करेंगे तो 2:3 बनेगा। आपको क्या फायदा हुआ बताता हूं। इस वैल्यू को मैं लिखने जा रहा हूं, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। हाइपोटेनस 3 है तो ये 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 4 क्या होता है, √5 होता है, तो मैं यहां लिखूंगा 12.5 √5। लिखा मैंने। तो अब एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकलता है यहां पर हाफ d1 d2 से, तो हाफ हो गया d1 d2 में d1 d2 लिख लेते हैं यार। एक है 50 और एक है 25 √5, काट दो, ये भी 25 हो गया, 625 √5 आ गया। ये क्या हुआ, डिड आई मेक एनी मिस्टेक? 12.5 होगा, हाँ अच्छा अच्छा, इसी को मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, माफ कीजिएगा। यस यस, कोई नहीं, प्रोसेस समझ में आ गया ना, प्रोसेस ही रखेंगे, बस थोड़ा सा मैंने डेटा को लिखने में मिस्टेक करी है, उसको सुधार लेते हैं। ये वैल्यू जो है ना, ये 25 का आधा 12.5 है एक्चुअली, तो यहाँ 12.5 लिखिए, 1:3 बन जाएगा। ये 1:3 बनेगा, तो ये लिखोगे √9 माइनस 1 8, 8 को आप बोलते हो 2√2, तो 12.5 को आप 2 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 12.5 से गुणा करके लिखना पड़ेगा, तो ये 25 √2 हो जाएगा। अब आगे आपका हाफ इंटू d1 इंटू d2, ये वैल्यू है आपकी 625 √2, ये ऑप्शन। ठीक है, 75/2 करने से जल्दी हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ जल्दी नहीं होगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। आप देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा एक डायगोनल का आधा हुआ 12.5, दूसरे डायगोनल मतलब जो भुजा है उसका रेशियो निकाल लिया 37.5, एंड 12.5 और 37.5 एक रेशियो 3 आसानी से दिख रहा है, 125 का 3 गुना 375 होता है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। फिर मैंने 3 और 1 से 2√2 निकाल लिया, तो एक भुजा निकल गई, 12.5 से गुणा कर दिया, 25 √2 हो गया, तो दोनों डायगोनल्स की वैल्यू मुझे मिल गई, एक डायगोनल 25, एक 50 √2, हाफ d1 d2 करके आपने फॉर्मूला लगा के ये निकाल लिया एरिया, ये हाफ d1 d2 से आया। 33वां सवाल देखिए, लेंथ ऑफ साइड PQ ऑफ ए रोम्बस PQRS is 7 centimeter and angle PQR is 120 degree, then the length of QS is, करिए, PQRS
ये 7 है, PQR एंगल 120 है। आपको याद है मैंने कहा था कि अगर किसी रोम्बस में आपको 60 या 120 दिया हो तो उसमें सब कुछ आपको मालूम होता है। याद है कि नहीं याद है? ये वैल्यू A हो जाती है, राइट, ये वैल्यू A√3 हो जाती है। कुछ याद है ऐसा? या A हो जाती है, ये भी A ही रहती है, दूसरा डायगोनल A√3 बन जाता है। इस केस को मैंने अलग से लिखवाया था, आपको याद हो तो। यहाँ मुझे QS ही पूछ रहा है तो QS भी 7 ही होगा, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो QS विल बी इक्वल टू 7, 7 होगा। आंसर हो गया A। 34वां प्रश्न देखेंगे। ABCD हमारा एक रोम्बस है जिसमें एंगल C, अब C और A एंगल देखो बराबर ही होते हैं। एंगल C हमारा 60 डिग्री है तो इसको लिखते हैं 60 डिग्री। आपको AC और BD का रेशियो बताना है, क्या होगा? √3:1। अगर मैं कहूं आपसे AC और मैं आपसे कहूं BD तो वैल्यू क्या होगी? AC की वैल्यू A√3 होती है। अगर ये A है तो AC की वैल्यू A√3 होती है और ये BD तो A ही होता है, तो √3:1 आपकी वैल्यू हो गई B ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया सभी को? क्वेश्चन नंबर 35 देखिए जरा। स्क्वायर और रोम्बस के बेस सेम है और रोम्बस 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो हमें बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर टू द एरिया ऑफ रोम्बस। सो वी हैव ए स्क्वायर इस तरीके का, रोम्बस हमारा 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो मामला कुछ ऐसा होगा रोम्बस का, दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो आपको हो गया रोम्बस का एरिया बनेगा, स्क्वायर का एरिया A स्क्वायर, रोम्बस का एरिया A स्क्वायर साइन 60। तो A स्क्वायर से A स्क्वायर कटेगा, 1/√3/2, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2:√3। आंसर हो गया आपका B। ठीक है, हाँ या ना? यस, क्लियर है सभी को? क्लियर। 36वां प्रश्न देखते हैं। OABC एक रोम्बस है जिसकी 3 वर्टिसेस सर्कल पर है, lie on a circle of radius 8 centimeter and the center of the circle is O. Find area of the rhombus. बहुत अच्छा सवाल है और इसका जो डायग्राम है वो आपके लिए एक स्टैंडर्ड डायग्राम की तरह काम करेगा। मैंने कहा देखिए ये सेंटर है मेरा O, OABC एक रोम्बस है, तो ABC जो बाकी 3 पॉइंट हैं वो कहीं ना कहीं सर्कल पे लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, O के साथ A बनाते हैं, ये हो गया हमारा OA। अब आपका रोम्बस है कि कैसा बनेगा, अगर हमें B भी सर्कल पे लेना है कहीं ना कहीं तो इधर लोगे आप, वो भी रेडियस के बराबर होगा। तो यहां पर जो एक मजेदार पॉइंट बनने वाला है वो ये बनने वाला है, ये कोई आम रोम्बस नहीं बनेगा बल्कि ये खास रोम्बस ही बनेगा। क्यों? उसका रीजन देखो भाई, ये रेडियस है तो सब रेडियस ही लेना है हमें, एक तो दे हैव टू बी रेडियस, अदरवाइज रोम्बस कहां से है? कुछ इस तरह से बनेगा। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब इसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट आपका सर्कमफरेंस पे है, नेचुरली ये वैल्यू भी R होगी, तो यहां पर वो 60 120 वाला ही रोम्बस बनेगा, क्योंकि एक डायगोनल जैसे आपने बोला R है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, 60 डिग्री बन गया। तो जब कभी O सेंटर लें और हम OABC जहां ABC पॉइंट सर्कमफरेंस पे लेके रोम्बस बनाएंगे तो वो रोम्बस 60 डिग्री वाला रोम्बस होगा। ये सबसे काम की चीज है जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि जब भी आप आगे एग्जाम से बोले आपको कि O सेंटर है और OABC एक रोम्बस है, आप जान लेना 60 डिग्री वाला रोम्बस है। उसके बाद सवाल में क्या ही दम है, आपसे कह रहा है एरिया बता दो, तो आप कहोगे एरिया इसका होगा ½ × R × R√3, यही होगा। रेडियस दिया हुआ है आपको 8, लगा दो यार, 8 28 64 × √3, 2 से हो गया 32, 32√3 हो गया। कितने लोग खुद खाना बनाते हैं घर पे? सो अभी मैं घर पे यहाँ अकेला हूँ और हमारी जो कुक हैं वो बहुत ही बेकार खाना बना रही थी, है ना। सुनते नहीं कुछ, बोलो कि कम तेल डालो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। थोड़ी सब्जी बना, इतनी सब्जी बना के चली गई, मैं किसको पड़ोस में बुला के खिलाऊंगा यहाँ पर। तो मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा गैप ले लीजिए, प्यार से ही बोला। फिर मैंने आज खुद खाना बनाया और खाना बहुत अच्छा बना, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाहर से ऑर्डर करके ना संतुष्टि नहीं मिलती, मतलब यू कैन नॉट ईट फ्रॉम आउटसाइड एवरी डे। आउटसाइड फूड कैन ओनली बी टेकन वंस इन ए वीक, ट्वाइस ए वीक, वंस इन ए मंथ वाला, रोज नहीं खा सकते हो बाहर का खाना। तो मैंने आज दिन में खाना बनाने का प्रण लिया कि आज मैं खुद खाना बनाऊंगा।
काफी अच्छा खाना बना, मजा आया मुझे, आई लव्ड इट। सो अब शाम को भी मैं खुद खाना बनाऊंगा। ठीक है, मैंने क्या बनाया था आज? तो मैंने खिचड़ी बनाई थी, बट इट वाज, सब कुछ था उस खिचड़ी में, मतलब इट वाज काफी पौष्टिक खिचड़ी थी। मतलब ऐसा मत समझना कि बहुत ही बेकार क्वालिटी की खिचड़ी थी, नहीं, बहुत अच्छी खिचड़ी थी, है ना। और मतलब पिछले 10 दिनों में, घर से आया 26, 26, 27, इतने दिनों में सबसे अच्छा खाना खाया मैंने। अब शाम को आई एम प्लानिंग टू मेक रोटी एंड सब्जी, रोटी एंड सब्जी बनेगी आज। ओके, ABCD एक रोम्बस है जिसमें एक लाइन पास होती है सी से, कट एक्सटेंडेड लाइन AD एंड AB एट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। DP 1/4 AB है। और आटा गूंथने आता है आपको? जलपरी जी, मुझसे अच्छा कोई आटा नहीं गूंथ सकता है, सीरियसली। आटा मुझसे अच्छा कोई नहीं गूंथ सकता है। मैं आटा जो गूंथता हूं उसका जवाब ही नहीं है, ठीक है। सीरियसली, इट्स फैक्ट, इट्स फैक्ट। हाँ, रोटी उतनी अच्छी नहीं बना पाता हूँ, बट आटा गूंथता अच्छा हूँ। इसका कारण क्या है कि जब मैं 12th में था ना, तो मैं रूम लेकर रहता था। तो मेरा जो साथी था, रूममेट, उसका काम था रोटी बनाना और मेरा काम था आटा गूंथना। देयरफॉर आई हैव दैट स्किल, क्योंकि मैंने 2 साल सिर्फ आटा ही गूंथा है। रोटी वही बनाता था बिकॉज वो अच्छी रोटी बनाता था। सब्जी बनानी आती है मुझे बिकॉज मैं सब्जी बनाता था। बट आटा मैंने 2 साल गूंथा, तो मुझे आटा गूंथने में बिल्कुल मास्टरी है मेरी। हाँ जी। ABCD, पहली बार जब हम घर से दूर गए तो हम बहुत खुश थे, हमें लगा कि घर के चंगुल से आजाद हो गए। बट जब वो आटा गूंथ रहे थे ना, तो आंसू उस आटे में गिर रहे थे। पहले दिन मुझे याद है, उसमें आंसू ऐसे टपक टपक के गिर रहे थे, ठीक है। और लगा तब कि जो कुछ चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड हम लेते थे ना, वो घर में ऐसे थाली सजा के रोटी मिल जाती थी, और यहाँ बनाना पड़ रहा है। सोच समझ में आया कि घर की वैल्यू कितनी ज्यादा होती है। इसलिए मुझे कोई बोलता है घर छोड़ के जाना है, तो उसको समझाता हूँ कि थोड़ा सोच समझ। एंड आई वाज रिग्रेटिंग कि मैं क्यों आया यहाँ पर। अब मैं तुरंत बोल भी नहीं सकता कि मुझे वापस आना है, ठीक है। तो है ना, वो थोड़ा सा ईगो क्लैश हो जाए, लोग कहेंगे पहले तो जिद करके गया और फिर देखो कह रहा है वापस आना है। तो बट इट वाज चैलेंजिंग, यस। धीरे धीरे आदत पड़ गई, खैर। चलो, एनीवे, ABCD एक रोम्बस है जिसमें लाइन पासिंग थ्रू C कट द एक्सटेंडेड लाइन AD एंड AB एट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। तो डायग्राम को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ऐसा कुछ बोल रहा है कि AD AB को एक्सटेंड करो, तो एक लाइन जो C से पास हो रही है ना, ऐसे, ये कहानी कुछ ऐसी है। सो AD और AB को P और Q पर मिलेगी। हाँ जी। DP इज 1/4 AB। AB का रेशियो BQ से बताना है क्या होगा। सो देखिए क्या करना है हमको। इसको मैं बोलूंगा बेसिकली A/4। इसका इसका रेशियो पता है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, सिमिलरिटी लगाते हैं यार। देखो, आप कहोगे कि BC तुम्हारा पैरेलल है AP के, यस। तो क्या QBC ट्राइंगल सिमिलर होगा ट्राइंगल QAP के, यस, क्योंकि ये एंगल बराबर हो जाएंगे और ये तो कॉमन है ये। वंस दिस इज डन, हमें AB का रेशियो BQ से निकालना है। तो हम एक काम करेंगे, हम कहेंगे QB का रेशियो मैं निकालूंगा AQ से या QA से, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। और ये निकल जाएगा BC का रेशियो AP से निकाल के। जब BC की वैल्यू A है, तो AP की वैल्यू क्या है पता है आपको? A+A/4 है, यानी 4/5 है। तो QB का रेशियो AQ से अगर आप निकालोगे तो 4/5 आ गया। 4/5 का मतलब ये हो गया कि अगर ये पूरा 5 है तो ये 4 है।
सो अगर मुझे निकालना है तो ये 1 बन जाएगा नेचुरली। ए बी का रेशियो बी क्यू से अगर मुझे निकालना है तो ये 1:4 हो गया, ठीक है, 1:4। मेक्स क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? क्लियर कहाँ बोलो यार, यस बोलो कि हाँ सर समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब तीसरा सवाल देखते हैं, 38 क्वेश्चन। एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है जिसमें बीसी हमारा एडी के पैरेलल है, बीसी 16 एडी 12, पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी दी है, एरिया निकालना है। ट्रेपीजियम बनाना है, लाइन ऐसे नहीं खींचनी। ए बी सी डी, बीसी एडी के पैरेलल बोल रहा है, तो थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी, इसको डी बोल देते हैं। बीसी एडी के पैरेलल होगा, ये 16 है, ये 12 है, और इनके बीच की दूरी आपको 10 दे दी गई है। एरिया का फॉर्मूला पता ही है आपको, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 16 बार 28 इंटू 10, 240/2 कितना हो गया, 140, 280/2 140 हो गया। आंसर हो गया आपका बी, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। 39वां सवाल देखिए, एक चित्र दिया हुआ है, इसमें एबीसीडी आपका एक ट्रेपेजियम है, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है जिसमें बीसी जो है एडी के पैरेलल है और इसके डायगोनल ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। एओ तुम्हारा 3x-1 है, ओसी तुम्हारा 5x-3 है, बीओ तुम्हारा 2x+1 है, ओडी तुम्हारा 6x-5 है। हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या है। ओके, चलो भाई लगाओ, x की वैल्यू निकालनी, निकालते हैं। सो आपको सिमिलैरिटी तो मालूम ही होगी कि ये दोनों सिमिलर होंगे, और सिमिलर में आपको याद होगा कि ये एंगल थीटा बनता है, तो ये एंगल थीटा बनता है, अपोजिट एंगल बराबर हो जाते हैं, इसलिए सिमिलर हो जाता है। ये भुजा इंटू ये भुजा, मतलब अगर सिमिलरिटी में आप जाओगे तो करस्पॉन्डिंग साइड के नाम पे ऐसा मिलता है कि 2x+1 का रेशियो जो 6x-5 से होगा, वही रेशियो 5x-3 का 3x-1 से होगा। ये इसके करस्पॉन्डिंग होता है और ये इसके करस्पॉन्डिंग होता है, तो 2x+1 का जो इससे रेशियो होगा वो 6x-5 का इससे रेशियो होगा। अब मुझे ये सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण, उससे सॉल्व होगा, या फिर आप ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन चेक करने में भी थोड़ा मेहनत तो है कि बहुत सारी वैल्यूज हैं, देखो 4/3, 1/2, 2/3, 1, तो सो मेनी वैल्यूज आते हैं। जैसे आप 1 चेक कर लो, आप देखो डिफरेंशिएटर क्या है, 1 और 1/2, तो आप 1 चेक कर लो, अगर 1 गलत हो गया तो 1/2 वाला सही होगा। अब 1/2 वाले में मान लिया 2 ऑप्शन है, तो एक कोई और चेक कर लो, 2/3 चेक कर लो, अगर वो गलत होगा तो 4/3 वाला सही होगा। तो अगर ऑप्शन चेकिंग में आप जाते हो तो स्मार्टली चेक करो, सबसे पहले 1 या फिर 1/2 चेक करो, ताकि 2 ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट हो, फिर एक और चेक कर लो, या फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके द्विघात समीकरण कर लो। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके करता हूँ, बाकी अभी उससे भी करा दूंगा। 3 दूनी 6x² बनेगा, और यहाँ 3x - 2x बनेगा x -1 इज इक्वल टू, ये बनेगा 30x², 6 तिरिक 18 और 25, 18 कितना हो गया 43x + 15, 30 - 6 आपका हो गया 24x² - 44x + 14 बराबर +16 बराबर 0। मुझे 4 से सारी चीजें कटती हुई दिख रही हैं, 6x² - 11x + 4 = 0। ये होगा 6 × 4 24, 24, 24 को मैं -8 और -3 में अगर ब्रेक करूं तो प्रोडक्ट 24 मिलेगा और सम 11 आ जाएगा। यहां से x की जो वैल्यूज हैं वो आएंगी एक तो 8/6, 3/6, जो कि है 4/3, 1/2। ठीक, तो आंसर आपका ए आ गया। अब जो ऑप्शन चेक करने के लिए मैंने बोला था वो आप काम करके खुद से देख लेना। मैंने बोला ना कि 1 रख के चेक कर लो,
वो गलत आ जाएगा, मैच नहीं करेगा, दिख जाएगा आपको 1 आपने रखा है यहाँ पर, तो 3/1 2/2 3/1 इज नॉट इक्वल टू 2/2, तो ये तुरंत 1 वाले दोनों गलत हो जाएंगे। अब 1/2 में एक ऑप्शन है मेरा 2/3, एक है 4/3। अब मैं 2/3 रख के चेक करूंगा यहाँ पर, तो 2/3 आप रखे यहाँ पर देखिए, तो ये बनेगा 4/3 + 1 और 6 × 2/3 बनेगा 3 दूनी 6, ये बनेगा 4 - 5, तो नेगेटिव आ गया एक्चुअली। तो 2/3 रखने पे ये नेगेटिव आ गया है ना, 6x इज 4, तो ये नेगेटिव आया। कोई भी भुजा नेगेटिव नहीं हो सकती x की किसी वैल्यू के लिए, इसलिए ये गलत हो गया, इसलिए मेरा आंसर ए है। भाई कोई साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, भले ही रेशियो बराबर आ जाए तभी वो गलत माना जाएगा, क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए मेरा आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन भी चेक कर सकते हो आप। 40वां प्रश्न देखते हैं। ABCD एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है जिसमें ABCD के पैरेलल है, AB हमारा 2CD के बराबर है, डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे O पर, AOB 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपको बताना है COD कितना होगा। तो जरा हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनाते हैं पहले। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब ये होता है कि ट्रेपेजियम होगा लेकिन ये दोनों आपस में ऑब्लिक साइड्स इक्वल हो जाते हैं, पैरेलल तो नहीं होंगे ऑब्वियसली ट्रेपेजियम में। तो यहाँ ABCD के पैरेलल हो गया और कह रहा है AB जो हमारा है वो CD का दुगुना है। तो अगर मैं CD को x बोल दूं, मैं लिख रहा हूं ABCD, तो ये वैल्यू हमारी 2x के बराबर हो जाएगी। डायगोनल्स O पर इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। AOB का एरिया 72 है, मुझे COD का एरिया चाहिए। बहुत आसान सा, यहां इस ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस बोलने की भी जरूरत थी नहीं, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं, फर्जी में नाम से डराया तुमको। ये दोनों हमेशा सिमिलर होते हैं। अगर 2:1 आपका साइड रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो है, तो एरिया रेशियो क्या बनेगा 4:1। इसका जो एरिया होगा वो होगा 1/4 × 72, 18 चौके 72 हुआ, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी वैल्यू आ गई, जो कि आंसर है ए, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका ए उत्तर सही हो जाता है। 41वां सवाल देखते हैं। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसका पैरेलल साइड्स AB, AD और BC 3:2 में है। तो ये अगर 3x है तो वो 2x है, ठीक। इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर की है, तो ये दूरी हमारी 10 सेंटीमीटर हो गई, 10। AB और CD को हमने एक्सटेंड किया है, O पॉइंट पर मिल रहा है। AD और BC को हमने एक्सटेंड किया है, AB और DC को। ये कैसे मिल जाएंगे यार, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? AD और BC पैरेलल है क्या? अच्छा, AD और BC पैरेलल है एक्चुअली, जो इसका नॉमेनक्लेचर मुझे बदलना पड़ेगा, है ना। सो वी नीड टू से दिस ABCD। अब ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है जो साइड्स आपकी पैरेलल हैं AD और BC, उनका रेशियो 3:2 है, ठीक है। तो अभी भी थोड़ा उल्टा है। BC छोटा है और AD बड़ा है, तो हमें ऐसा लिखना चाहिए। अब ठीक है, AD बड़ा हो गया BC से। अब कह रहा है AB और CD को एक्सटेंड करो तो वो O पॉइंट पर मिलेंगे, तो जरा कर लेते हैं एक्सटेंड। एक एक्सटेंड किया, O पॉइंट पर मिल गए। अब हमें बताना है कि ABCD का जो एरिया है वो मुझे 200 दिया हुआ है, आपको OBC का एरिया बताना है कितना होगा। तो विदाउट एनी कंफ्यूजन हमें ये पता है कि जो OBC है ये ट्राइंगल सिमिलर होगा ट्राइंगल OAD से। यस, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए कि OBC OAD को सिमिलर हो जाएगा। अब अगर मैं एरिया रेशियो की बात करूं, इसका एक का एरिया A1 बोलते हैं, दूसरे का एरिया A2 बोलते हैं, तो ये एरिया रेशियो आपको मिलेगा 4:9। जो हमारा ये ट्रेपेजियम है, जिस ट्रेपेजियम को हम बोल रहे हैं ABCD, इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, 9 में से 4 घटा देते हैं, 5 यूनिट के बराबर होगा, और ये 5 यूनिट का एरिया मुझे 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। 1 यूनिट का एरिया हमारा हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, मुझे 4 यूनिट का एरिया बताना है, तो 4 × 40 कितना होता है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आपका हो गया बी, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है, क्लियर है कि नहीं? 42वां सवाल देखते हैं। एक ट्रेपेजियम ABCD मुझे दिया हुआ है जिसमें BAE एंगल मुझे दिया है 30 डिग्री, CDA एंगल मुझे दिया है 45 डिग्री, BC मुझे दिया है 8 सेंटीमीटर, AB मुझे दिया है 18 सेंटीमीटर। आपको एरिया बताना है ABCD का कितना होगा। ओके, बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैसे, देखो, ये अगर 18 है 90 के अपोजिट, तो 30 के अपोजिट आधा होगा 9। 30 60 90 की ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि 90 के अपोजिट जो भुजा है उसका आधा करने से 30 के अपोजिट की भुजा आ जाती है। और 30 के अपोजिट अगर 9 है तो ये 9√3 होगा, क्योंकि ये 60 के अपोजिट की भुजा है। आपको कि यहाँ 9 होगा तो ये भी 9 होगा। 45 के अपोजिट 9 है, ये 90 है, तो ये 45 के अपोजिट यहाँ भी 9 आएगा। ये अगर 8 है तो ये भी 8 होगा। सो अब एरिया लिखना है, लिख लेते हैं यार। मतलब कैसे लिखें? एक तरीका है, फॉर्मूला लगा देते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये 8 8 16 9 27, सॉरी 25 प्लस 9√3 बनेगा। ये टोटल सम ऑफ साइड्स हो गए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनके बीच की 9 है। तो आपका आंसर क्या आ गया? डी। 25 प्लस 9√3 इंटू 9/2, तो सीधा आंसर आ गया। एक तरीका था इसका अलग लिख लेते, इसका अलग लिख देते, इसका अलग लिख के जोड़ देते, बट उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि फॉर्मूला लगाने से आपको सीधा उत्तर ऐसे दिख जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो आपको बस यहाँ पर जो साइड्स है वो निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत है, बाकी कोई चैलेंजिंग सवाल नहीं है। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AD और BC पैरेलल हैं। ओके, तो लेट मी मेक दैट ट्रेपेजियम। ABCD, AD BC पैरेलल हो गए। AB हमारा 10 है, BC हमारा 13 है, CD हमारा 14 है, ये हमारा 21 है। Then find the magnitude of the sum of the squares of the two diagonal. आपको तो इसका एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, देखते हैं किसको याद है। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2 इंटू AD इंटू BC। मैंने फॉर्मूला लिखा था कि डायगोनल्स के स्क्वायर का सम जब भी आपको लिखना हो तो आपको पहले एक भुजा ये मतलब ये तो डायगोनल हो गया। अब डायगोनल के इन्हीं एंड पॉइंट्स को मिलाने से ये दोनों साइड्स बनते हैं, तो इनका दोनों का स्क्वायर यहाँ जाता है। फिर दो जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनका प्रोडक्ट निकाल के डबल करते हैं। सम ऑफ 4 साइड्स नहीं होता है दीपिका जी, वो पैरेललोग्राम में होता है। इसका ये फॉर्मूला होता है कि अगर AC और BD डायगोनल हैं तो इन डायगोनल्स के एंड पॉइंट से जो भुजाएं बन रही हैं वो क्या बन रही है? भुजाएं, एक भुजा AB बन रही है, एक CD बन रही है, तो ये AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हो गया। दो जो पैरेलल साइड्स होते हैं उनका प्रोडक्ट का डबल। लेकिन मैंने जो आपको फॉर्मूला लिखवाया था अगर याद होगा तो वहां मैंने नोटेशन लिया था ABCD, वो इस तरह से डायरेक्शन था उसका, और डायरेक्शन में फर्क था, ABCD था वो ऐसे, राइट। तो वहां पर आपका ऐसे होगा, यहां पर AB इंटू CD आएगा, बट फॉर्मूले को कभी टर्म से याद नहीं रखना होता है ना। बिना चित्र के वो फॉर्मूला क्या था कि डायगोनल के स्क्वायर का सम इन दोनों के स्क्वायर के सम प्लस 2 इंटू दिस होगा, सो दैट आप फास्टली उसको रेप्लिकेट कर पाए। यहाँ पर आप जरा वैल्यू निकालो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू डायगोनल। आपको हो गया AB स्क्वायर की वैल्यू है 10 का स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की वैल्यू है 14 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू AD इंटू BC, ये हो गया 100 प्लस 196 प्लस 42 इंटू 13, 520 और 26 कितना हुआ? 546। इसका 4 लेके इसको दे दो, 200 बन जाएगा, तो ये 842 आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये प्योर फॉर्मूले वाला सवाल है, मतलब इसमें अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो प्रश्न आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। 44वां सवाल क्या है कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम 396 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इनके पैरेलल साइड्स का जो रेशियो है वो 19:14 है। हाइट इज इक्वल टू 2/11 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, फाइंड द डायगोनल। लेट्स सी क्या क्या कहानी कह रहा है ये ट्रेपेजियम हो गया, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, पैरेलल साइड्स का रेशियो हो गया 19x 14x, हाइट जो है इसकी ये कह रहा है कि भाई जो h है हमारा यहाँ पर ये 2/11 ऑफ 33x है, 11 33 3 दूनी 6x बनेगा। ये आपसे कह रहा है फाइंड द डायगोनल।
अच्छा, द डायगोनल क्यों बोला? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में दोनों डायगोनल बराबर हो जाते हैं, राइट, दे आर इक्वल, सिमेट्री की वजह से। लेकिन अभी डायगोनल निकलेगा कैसे? सवाल तो अच्छा है, डायगोनल कैसे निकलेगा, कोई बताएगा मुझे? एनीवन? क्या फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ भी? बट फॉर्मूला लगाने के लिए जो अदर टू साइड्स हैं वो तो मालूम ही नहीं यार। बेटो मालूम चल जाएंगी। कैसे होगा? देखो, ये 14 है और ये 19 है। गौर से देखिएगा, मैं यहाँ परपेंडिकुलर डाल सकता हूँ, यस। तो ये बनेगा आपका 5x/2, ये भी बनेगा 5x/2, यस और नो? ठीक है, ये 5x/2 हो जाएगा क्योंकि सिमेट्री है, तो ये 5x को ऐसे ऐसे डिवाइड करेंगे। अब ये 6x है और ये 5x/2 है, पाइथागोरस लगा सकते हैं कि नहीं? यस। कैसे लगाएंगे? और एक मजेदार बात मैं आपको चाहूं तो यहां बता दूं कि 14 को मैं 28 लिख सकता हूं, मैं दुगना लिख सकता हूं, मैं 19 को 38 लिख सकता हूं, क्योंकि जो बाई 2 है उससे मुक्ति में ले सकता हूं। बस ये जो 6x है 12x हो जाएगा, सब डबल कर दिया मैंने, x की वैल्यू उसके हिसाब से निकल आएगी। अब ये अगर 12 और 5 है, देखो आप डायरेक्टली, ये 5 और 12 है तो ये 13x हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब चीजें आपके लिए बहुत सरल हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो फॉर्मूला लगा लेते हैं वही। ये d² + d² बनेगा 2d² इज इक्वल टू 2 × 13x का होल स्क्वायर प्लस 2 × 38 और 10 48x × 28x। 2 से 2 कट जाएगा, ऑलराइट, कट गया कि नहीं? यस। तो जो d² की वैल्यू आपकी आई वो क्या आई? 13x² प्लस खैर मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए था इसको, क्योंकि एरिया पहले लिखने से हमें x की वैल्यू सीधे मिल जाती। आई थिंक उसके बाद ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा, इसके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको हटा लेते हैं यार, नॉट रिक्वायर्ड ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, पहले हम एरिया से x की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। तो वंस आई नो कि ये वैल्यू मेरी 19x है टोटल, राइट, और ये वैल्यू मेरी 14x है टोटल, एंड आई नो दिस इज 5x/2, दिस इज 6x, इसकी भी जरूरत नहीं मुझे। तो एरिया यहां से निकल जाएगा ना, हाफ इंटू 33x इंटू 6x इज इक्वल टू 396। अब जरा इसको काटते हैं तो 2 3 6 बन गया, ये हो गया x² और ये 4 है आपका, x की वैल्यू 2 आ गई। अब जब x 2 आ गया तो आपके लिए सारी चीजें x की जगह नंबर्स में दिखने लगी, कि ये हो गया 14 दूना 28, ये वैल्यू हो गई 19 दूना 38, तो 38 में ये 28 हो जाएगा, यहाँ 5 यहाँ 5, ये 6 दूनी 12 हो गया, तो ये वैल्यू आपकी 13 हो गई, यहाँ पर भी 13 हो गई। अब मुझे डायगोनल की लेंथ निकालनी है, राइट, आई हैव टू फिगर आउट कि मेरा डायगोनल लेंथ क्या है, तो लगा लेते हैं। अच्छा, एक चीज देखना कि जो ये फॉर्मूला है, अगर हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की, तो यहाँ AC² बनेगा, 2 आ जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, 2 आ जाएगा, तो सब जगह 2 2 कट जाएगा। तो एक तरह से आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के केस में क्या होगा कि जो डायगोनल का स्क्वायर बनेगा वो सिंपली इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट बनता है। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 38 × 28। समझ में आया? दो सब जगह कट जाएगा, ये 2d² है, 2 × 13² है, तो 2 कट जाएगा, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में मामला कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहां मैं लिख रहा हूं d² इज इक्वल टू 169 प्लस 28 × 38, इनका मिड पॉइंट होगा 33, तो एक 33 - 5 है, एक 33 + 5 है, तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 33² - 25। कोई बता सकता है मुझे 33² किसके बराबर होता है? 1089, ये 1089 हो गया, 169 और यहाँ -25 करना है आपको, ये घटाओगे 144 आएगा, इसमें 144 जोड़ना है। सो आपको 1089 में 144 जोड़ देना है, 9 4 13, 8 4 12, 1 13, 10 1 11 और 1 12, 1233। तो डायगोनल की जो लेंथ है ये कोई, क्योंकि 3 तो किसी स्क्वायर के अंत में आता ही नहीं है, मुझे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू खोजनी पड़ेगी, है ना। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जरा देखो कितनी बनेगी आपकी,
35 का स्क्वायर क्या होता है? 12, 25, तो ये 35 हो गया आपका अप्रोक्सीमेटली। ये 35 पॉइंट कुछ आएगा, बट नियरेस्ट आंसर ए है 35। 1225 होता है 35 का स्क्वायर, उससे हल्का सा ज्यादा है, वी कैन से अप्रोक्सीमेटली 35, ए ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पर आप एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ट्रेपीजियम आइसोसेलेस हो जाए, दैट मीन्स ये दोनों बराबर हो जाए, ए बी सी डी, यहां पर आप चाहो तो लिख लो कि मेरे पास ट्रेपीजियम जो है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। पहली बात तो डायगोनल्स बराबर होते हैं। ऑब्लिक साइड्स इक्वल होती हैं। ऑब्लिक का मतलब जो पैरेलल नहीं है। तो जो फॉर्मूला होता है वो कैसे कन्वर्ट होता है? जैसे मान लिया मैं इस दोनों भुजा को x और x बोल दूं और डायगोनल को d बोल देता हूं, राइट? तो आप कहोगे डी स्क्वायर यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू सी डी के बराबर हो जाता है। तो ये फॉर्मूला मतलब वो दो से काटने के बजाय आप चाहो तो इसको सीधा आप ध्यान रख सकते हो कि यहाँ 2 का लफड़ा नहीं होता है। हाँ जी, खैर 45वें प्रश्न पे आ जाइए। 45वां प्रश्न करा है कि एबीसीडी एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, बीडी 15 है, हाइट 9 है, एरिया बताओ, एबी पैरेलल टू सीडी है, तो क्या होगा? ए बी सी डी। बीडी की वैल्यू हमारी है 15, डायगोनल। हाइट 9 दिया हुआ है मुझे, हाइट का मतलब ये हो गया, ये मुझे 9 दिया है। फाइंड इट्स एरिया इफ AB इज पैरेलल टू CD। सो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व इट। ये 15 है, 9 है, तो आपको पता है 3 5 15, 3 3 9, 3 4 12, तो ये वैल्यू 12 हो गई, 12, इतना 12 हो गया, ये पूरी लंबाई 12 के बराबर हो गई। बट क्या इससे आपको उत्तर मिलेगा या कुछ और खेल अभी खेलना पड़ेगा? डीसी की वैल्यू 12 होगी? नहीं, डीसी 12 नहीं है, 12 यहां से यहां तक का है वैल्यू। डीसी इज नॉट 12 बेटा, डीसी इज नॉट 12। लेंथ जो 12 आई है ना, ये पूरी यहां से यहां तक की आई है, समझे कि नहीं? बट अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कुछ आपको पढ़ाया था, याद है कि हम अगर ये वाला त्रिभुज निकाल लें वहां से और इसको जाके उल्टा यहां फिट कर दें ऐसे, तो एक रेक्टेंगल बनता है। ये बात याद है किसी को? तो वहां पर ये लेंथ हमारा एक भुजा बन जाती है और ये लेंथ एक भुजा बन जाती है। हम इस त्रिभुज को यहाँ से खींच लेंगे, मैं पूरा नीचे का पता नहीं, मैं चाहिए भी नहीं, यहाँ से खींचो, इसको उल्टा जाके यहाँ लगा दो, तो ऐसा बन जाएगा। तो इसका एरिया आ जाएगा 12 9 108। अगर आपको ये बात नहीं पता होगी तो इस सवाल में आप समय की घोर बर्बादी करेंगे। उत्तर आएगा घोर बर्बादी करने के बाद आएगा। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? राइट, इसको आप x मानोगे, यहाँ भी x बनेगा, फिर आप इसकी वैल्यू लिखोगे, फिर फॉर्मूला आपको पता है वो लगाओगे। मतलब आप सोचो कितना टाइम बर्बाद होगा। और ये छोटी सी अंडरस्टैंडिंग कि ये वाला ट्रायंगल यहाँ से खींच देते हैं और इसको उल्टा यहाँ सेट कर देते हैं, तो ये 12 का 12 हो गया, 9 का 9 हो गया, टोटल एरिया यहाँ से निकल जाता है। आपका आंसर तुरंत आ गया बी, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। 46वां सवाल देखिए। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के मिड पॉइंट सेगमेंट 13 सेंटीमीटर है, एरिया 52 है, एक बेस 10 है, इसका पेरीमीटर बताना है। ए बी सी डी, ये 13 है, एरिया मुझे दिया 52, 252 के बराबर है। एक बेस 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? बेस का मतलब ये बात कर रहा है वन पैरेलल साइड, बेस का मतलब पैरेलल साइड। अब देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है बेसिकली, कि ये अगर आपकी लेंथ है मान लिया EF अगर मुझे 13 दिया है तो इन दोनों का टोटल 26 होना चाहिए, तो ये 16 हो गया। कहने का मतलब ये 16 हो गया आपका। हाँ जी, अब मैं क्या करूंगा आगे, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालूंगा इस तरीके से, और अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो ये 10 होगा, तो 8 बचेगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 4 8, नहीं सॉरी 4 कह रहा हूँ, 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, 3 3 6, इस तरह से हो गया।
अभी एरिया भी हमें दिया हुआ है, तो मुझे हाइट भी निकल जाएगी। एरिया होगा हाफ इंटू 16 10 26 इंटू एच, इसको एच बोल देते हैं, ये 52 दिया हुआ है, एच की वैल्यू 4 आ गई। एच के 4 आते ही आपका उत्तर आ गया, क्योंकि आपका आंसर बनेगा, इतनी वैल्यू 13 है, 13 चौके 52, नहीं सॉरी पेरीमीटर निकालना है, एरिया तो दिया ही हुआ है, तो 3 4 होगा तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ भी ये 5 हो जाएगा, तो पेरीमीटर कितना हो गया? पेरीमीटर हो गया आपका, ये हो गया 16 प्लस 10 प्लस 2 इंटू 5 भी 10 हो गया, 16 20 36 36 सेंटीमीटर। आंसर हो गया आपका बी, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या सभी को मेरी बात समझ में आई बेटा? आई तो हाँ बोल दीजिए। 47 क्वेश्चन देखिए, ABCD एक ट्रेपीजियम है, ABCD हमारा एक ट्रेपीजियम है, ABCD के पैरेलल है, और AB और CD का अनुपात मुझे 7x और 5x दिया हुआ है, बना दिया। E और F मिड पॉइंट है AD और BC के, तो यहाँ लिखिए आप ABCD, E और F मिड पॉइंट लेने हैं, ले लेते हैं, यहाँ पर E हो गया, यहाँ पर F हो गया। एरिया ऑफ ABFE EFCD, इनके एरिया का अनुपात निकालना है मुझे, रेशियो निकालना है। हाँ जी, कैसे करोगे? देखो ये भी दोनों ट्रेपीजियम ही है, बस इसकी वैल्यू निकाल लो, 6x बनेगी, 7x प्लस 5x/2 बनेगी, 7 5 12/2 कितना हो गया? 6x के बराबर हो गया, तो ये वैल्यू हमारी 6x के बराबर हो गई। ठीक है, अब इन दोनों ट्रेपीजियम को अगर मैं गौर से देखो, जब मैं मिड पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो क्या डिसाइड करेगा एरिया? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगी, क्योंकि आपने मिड पॉइंट से लाइन खींची है, तो सिमिलैरिटी का मामला है। आप चाहो तो इसको एक्सटेंड करके देख लो कि ये 1:1 बनेगा, तो ये भी 1:1 ही बनेगा। तो यहाँ जो डिसाइडर है एरिया का, वो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट है, बट दोनों जगह सम ऑफ पैरेलल साइड्स अलग अलग है, लेकिन हाइट क्या है? सेम है, तो हाइट कट जाएगा। तो ABFE में आपको 7 6 13 मिलेगा, 13x टोटल, और यहाँ 6 5 11x मिलेगा टोटल, तो आंसर है 13:11। कई लोगों ने एक बहुत फंडामेंटल मिस्टेक करी, ये मत कहना कि एरिया बराबर है दोनों के, नहीं, एरिया दिख रहा है, ऊपर वाले का छोटा है, नीचे वाले का बड़ा है, एरिया कैसे बराबर हो जाएगा? 13:11 होगा सीधे, कि सम ऑफ जो पैरेलल साइड्स हैं उससे मेरा आंसर आएगा। 48th क्वेश्चन देखिए, ABCD एक ट्रेपीजियम है, AB हमारा DC के पैरेलल हो गया, DC हमारा 2AB के बराबर हो गया, EF drawn parallel to AB cuts AD8F and BC8E such that this and this, बनाते हैं डायग्राम, ऐसे तो कुछ समझ में आएगा नहीं। ओके, DC 2AB के बराबर है, तो कहीं ना कहीं जो डायग्राम है उसमें AB ऊपर बनाते हैं, तो ये कह रहा है इसका दुगना है। ठीक है, EF को हमने पैरेलल AB के ड्रॉ किया हुआ है, ये AD को F पर काटेगा, BC को E पर काटेगा, इस तरीके से कि BE और EC का रेशियो 4:5 है। बढ़िया, और ये लाइन इसके पैरेलल है, मजेदार बात है। डायगोनल DB इंटरसेक्ट EF एट G, EF को G पॉइंट पर काटेगा। AB और FE का रेशियो निकालना है, AB और FE का रेशियो निकालना है आपको। दिस इज सिंपली x, तो ये आपका है 2x। ऑलराइट, अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे भाई इस प्रश्न को जरा देखिए। ओके, हमें निकालना है AB और FE का रेशियो, AB और FE का रेशियो। कोई आंसर है किसी के पास? देखो मैं एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं आपको, जरा गौर से देखिएगा। AB अगर x है और मान लिया मैं बिल्कुल मिड पॉइंट पे ड्रॉ करता, तो वो नीचे ही होता, मतलब 4:5 इक्वल तो नहीं है ना, मिड पॉइंट वाली लाइन कहीं यहां होगी,
जो इसको आधा आधा बांट देगी, राइट। थोड़ा नीचे होगा बिकॉज वो 4.5 करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। तो उस केस में ये कितना होता, ये आपका होता 3/2x, 3x/2। वहां पर रेशियो आपका 2/3 आता। और मुझे पता है यहाँ चूंकि ये ऊपर सरका है तो मेरा आंसर 2/3 से अधिक होगा। इट विल बी मोर देन 2/3। एम आई राइट? बिकॉज दैट्स, हाँ 2/3 से बड़ा होगा आपका आंसर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस और नो? यस और नो? मैं ये कह रहा हूं आपसे बस कि ये 2 होगा तो ये 1.5 होगा, मतलब 1 होगा तो ये 1.5 होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये थोड़ा कम होना चाहिए मैग्नीट्यूड में। मतलब अगर आप किसी भी सवाल को देखें, ये इसके 1.5 गुना से कम होना चाहिए। दैट्स माई ऑब्जर्वेशन। तो ये 7 के 1.5 गुना से ज्यादा गलत है, ये तो सरासर गलत है, बिकॉज इट हैज टू बी लेस देन 1। 9 का 1.5 गुना कितना होता है? 13.5, उससे अधिक है, नहीं चलेगा। आंसर क्या है? प्योर ऑब्जर्वेशन, मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे ये पता है ये अगर 4:5 है तो बिल्कुल मिड पॉइंट वाली लाइन इसके नीचे आएगी। आएगी? ऊपर नहीं होगी, नीचे होगी। नीचे आएंगे तो लेंथ बढ़ेगी। तो अगर मैंने ऐसा लिखा तो मैंने जो वैल्यू लिखी है वो क्या लिखी है? थोड़ी बड़ी वैल्यू लिखी है। यानी अगर 1/1.5 है तो मुझे पता है ये वैल्यू 1.5 जो लिखी है ये थोड़ी ज्यादा लिखी है। तो यानी न्यूमरेटर के 1.5 गुने से मुझे डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के 1.5 गुने से कम होना चाहिए। And therefore 3 options are eliminated. Only A option can be correct. This is one of the way to solve the question, which I'm not saying is right, but the only way. There are many ways. One of the way. Observation से लगाया हमने। अब इस सवाल को ऐसे समझते हैं, टोटल 9 यूनिट की जो दूरी है जब यहाँ इस तरफ बढ़ रही है तो आप x से 2x चले गए, यानी x का बदलाव आ गया आपके पास। इस भाई जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, ये जो पैरेलल लेंथ्स हैं, जब टोटल 9 यूनिट आप कवर कर लेते हो ना तो आप 2x पे पहुंच जाते हो। यानी बदलाव कितना है? x का है। 9 यूनिट में x का बदलाव हो रहा है। 4 यूनिट में कितना बदलाव होगा? आप कहोगे 4/9x का बदलाव होगा। तो ये जो लेंथ है आपकी EF की लेंथ होगी आपकी x प्लस 4x/9, यानी 9 4 13x/9। अब आपको जो निकालना है लिख लो। आप कहोगे AB का FE से रेशियो निकालना है। AB/FE कितना होगा? AB की वैल्यू x है और FE की वैल्यू है 13x/9, हो गया 9/13। आंसर क्या है? देखिए लीनियर रिलेशनशिप है, समझिएगा। जैसे आप इस दिशा में पैरेलल लाइंस बढ़ा रहे हैं, आप गौर से देखिए क्या हो रहा है। जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़े, x से थोड़ा सा बढ़ा, जब आप बिल्कुल बीच में आए तो ये वैल्यू क्या हुई? दोनों के सम का आधा होगी। एक तरह से x से 2x की जो यात्रा है, क्योंकि हम पैरेलल लाइंस लेते जा रहे हैं, तो जैसे आप इस दिशा में बढ़ते जाएंगे ये वैल्यू चेंज होती जाएगी। अल्टीमेटली जब आप पूरी 9 यूनिट इधर चल जाओगे ना, 4:5 9 यूनिट, तो ये वैल्यू x आपकी 2x हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये टोटल जो 9 यूनिट है इधर इस दिशा में, वो x चेंज ला रहा है। तो 4 यूनिट कितना चेंज लाएगा? क्योंकि 4 यूनिट चल के हम यहां पहुंच रहे हैं, जिसका रेशियो मुझे निकालना है EF का। तो 4 यूनिट का चेंज 4/9x का चेंज लाएगा x में। तो EF की वैल्यू मैंने कहा x प्लस 4x/9 होगी, यानी 13x/9 होगी। AB का इससे रेशियो निकाल लें 9/13 का। तो ट्रेडिशनली भी सवाल मुश्किल नहीं है, आसान है। 49वां सवाल देखिए, ABCD एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है। ABCD एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है। AB हमारा डायामीटर है। तो ये हो गया आपका AB, जो कि है डायामीटर। मैंने आपको बता रखा है कि साइक्लिक ट्रेपीजियम अगर कभी बनेगा, याद है, तो हमेशा आइसोसेलेस होगा। कितने लोगों को याद है? साइक्लिक ट्रेपीजियम हमेशा आइसोसेलेस होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। डायमीटर हो गया। BC हमें कितना दिया है? 2 के बराबर दिया है, तो ये BC की लेंथ 2 हो गई। ये लेंथ भी अपने आप 2 हो गई। AB हमें 8 दिया हुआ है। हमें CD निकालना है कि कितना होगा। बताओ CD कितना होगा? आइसोसेलेस है तो उसका इस्तेमाल करके निकलेगा यार। ऐसे ऐसे करके बनाओ कुछ। कैसे करोगे? कोई और तरीका है? देखो सर्कल में एक और चीज होती है जो थोड़ा ध्यान देने योग्य होती है, कि ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाता है, राइट। तो कहने का मतलब है यहाँ से डायगोनल की लेंथ तो निकल जाएगी मजेदार तरीके से। और अगर मुझे डायगोनल की लेंथ निकल जाएगी तो आपको इवन एक फॉर्मूला पता है जिससे आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। बट क्या उसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी? शायद नहीं। देखिएगा, मैंने कहा मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो यहाँ ये भी 90 डिग्री हो गया, राइट। क्लियर है कि नहीं? हाँ जी। सो एनीवे जरा डायगोनल की लेंथ निकालो आप। AC की लेंथ, AC की लेंथ कितनी आई? एनीवन? AC की लेंथ अगर आप निकालने जाओगे तो ये आपका आएगा रूट ऑफ, देखो 2 कॉमन निकालो पहले ही, तो ये बचेगा 4 और ये बचेगा 1, तो 8√15 आ रहा है, 2√15 आ रहा है। ये आपका डायगोनल 2√15 के बराबर हो गया।
अब आपको यार फॉर्मूला पता है, लगा लेते हैं कि डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू एक्स, राइट? होगा कि नहीं होगा? यस, लगा दो। डी स्क्वायर आपका है 4, नहीं, डी स्क्वायर आपका यहां से हमें देखा था 64 माइनस 4 60 के बराबर है, तो 60 इज इक्वल टू 4 प्लस 8x, 8x की वैल्यू हो गई 56, x की वैल्यू हो गई 7, राइट? सो नॉट डिफिकल्ट। ओके, अब दो सवाल यार जो रह गए ना, कौन कौन सवाल था जरा मैं इसमें देखता हूँ, जो शीट है उसमें सही दिया हुआ है क्या? कौन सा सवाल था वो जो एक का अजीब सा डेटा दिया हुआ था, मैंने कहा ये क्या है? 12 आज का ही सवाल था ना एक, कुछ जो हमें बीच में छोड़ना पड़ा, ये वाला था 25। अच्छा, इसमें एक डायग्राम मिसिंग है, रुको 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 रुको, मैं वो डायग्राम लगाता हूँ, एक मिनट। इसको ना ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि फिनिश ही करते हैं। दूसरा सवाल कौन सा था? दूसरा सवाल कौन सा था? एनीवन? सेकंड क्वेश्चन क्या था? 12? एक मिनट, कल 12 नंबर नहीं हुआ था, आज कोई दो सवाल छोड़े हैं क्या, कि अब 12 और ये है बस? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तो 12 नंबर भी उठाते हैं। तो बेसिकली इसमें एक डायग्राम नहीं दिया हुआ, जो दिया होना चाहिए ए बी सी डी। खैर, तो मैं बताता हूं क्या है। देखिए, कोई भी पैरेललोग्राम अगर आपको दिया जाए और उसके अंदर एक पॉइंट दे दिया जाए आपको ऐसे, किसी पैरेललोग्राम के अंदर अगर मैं आपको एक पॉइंट दे देता हूं ऐसा, कोई भी जनरल पॉइंट कहीं भी हो, तो ये हमेशा ध्यान रखना, इसको मेंसुरेशन में एक्सप्लेन किया जाएगा, समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है, कि A1 प्लस A2 A3 प्लस A4 के बराबर होता है। इट डजंट मैटर कि कहां ये पॉइंट है, राइट? तो इस सवाल में ना एक डायग्राम है जो दिया नहीं गया है, ये मैं समझाऊंगा मेंसुरेशन में आपको, कि पैरेललोग्राम में अगर आप अंदर एक बिंदु ले लें और इस तरह से ज्वाइन कर दें तो A1 प्लस A2 A3 प्लस A4 के बराबर होता है। अब ये जो सवाल आपका है, इस सवाल में एक्चुअली एक डेटा दिया हुआ है कि ये 18 के बराबर है, ये 26 के बराबर है, ये 32 के बराबर है, और मुझे ये A1 निकालना है, ठीक है? तो A1 कैसे निकलेगा? आपको ये हो गया A1 प्लस A2 की वैल्यू 26 हो गई, A3 की वैल्यू 18 हो गई, A4 की वैल्यू 32 हो गई, 50 में से 26 गया, 24 आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया सी। तो ये डायग्राम मिसिंग था, डायग्राम सही कर दिया, ये डायग्राम दिया होना चाहिए। 12 नंबर का सवाल कहां है? इसमें क्या इसको कैसे छोड़ सकते हैं यार? है, हाउ कैन वी लीव दिस क्वेश्चन? 3 4 5 AP 3 PQ 4 QB 5, ये सवाल मैंने छोड़ दिया, कैसे? फाइंड द PQC और रेक्टेंगल। तो देखो ऐसा है, अगर तुम इसका एरिया 4 मानते हो, इसका एरिया 5 होगा, ठीक है? फिर आप इसको ज्वाइन कर दो, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में अगर ट्राइंगल बन रहा है, तो ये बेस किसके बराबर हो गया? 5 4 9 3 12 के बराबर हो गया, तो ये वैल्यू 12 के बराबर हो गई, इसका एरिया 12 होगा। इसका एरिया कितना होगा? 3 होगा। तो PQC का जो एरिया है वो 4 जब है, तो टोटल एरिया कितना है? 12 3 15 4 19 5 24। आंसर क्या हो गया? 1/6। तो 12 लग रहा है अपने आप छूट गया होगा, कोई इसमें करेक्शन नहीं है, ठीक है? तो देखो, क्वाड्रिलेटरल में क्या है, मेनली सवाल एरिया वाले होते हैं, वरना क्वाड्रिलेटरल में अगर ज्योमेट्री सेंस में बात करें तो बेसिक क्वेश्चन बहुत बनेंगे। बाकी भी क्वाड्रिलेटरल हम करेंगे मेंसुरेशन में, खूब सारा एरिया पे एरिया इधर उधर करना है, वो करेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं क्वाड्रिलेटरल में। तो अब आपका ज्योमेट्री में बचता है पॉलीगन। पॉलीगन भी कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं है, क्योंकि बहुत लिमिटेड सेक्शन है जो हमें ज्योमेट्री में पढ़ना है। देन हम जब एरिया करेंगे तो एरिया वाले सवाल थोड़े से मेंसुरेशन में चले जाते हैं, एक तरह से समझ लें। तो हमें अब पढ़ना क्या है? रेगुलर पॉलीगन, हेक्सागन, पेंटागन, जो भी कहानी है, डोकागन पोकागन सब पढ़ेंगे। अभी ट्राई की एक क्लास में रैपअप हो जाए, अगर एक में नहीं होगा तो 2 क्लास में तो 100% रैपअप हो जाएगा, ठीक है? सो वी विल बी एंडिंग ज्योमेट्री दिस वीक, एंड दैट्स ग्रेट न्यूज। हाँ जी, दैट्स ग्रेट न्यूज। हाँ जी, चैट में मर्यादा का ध्यान रखें। मर्यादा का मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी बातों से मुझे कोई फर्क पड़ता है, किंतु लेकिन पब्लिक फोरम में थोड़ा मर्यादा रखें, स्पेशली टीचर सामने बैठा है तो।
है ना, थोड़ा पढ़ाई की बातें कर लो तो अच्छा लगेगा मुझे। ये टेलीग्राम का चैट नहीं है, ग्रुप नहीं है। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स प्लानर में क्यों नहीं आ रहा है? देखिए प्लानर इसलिए नहीं आ रहा है बेटा मोहित, क्योंकि जब देखो टॉपिक क्या होता है ना, देखो जब ज्योमेट्री खत्म होगा तब मेंसुरेशन शुरू होगा, उसके बाद नंबर आएगा। तो प्लान जो भी बना वो डिस्टर्ब भी हो जाता है, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर सकते ना लाइव क्लास में कि यार इसको मैं 10 क्लास में करवा ही डालूंगा। यू डोंट नो ना। जैसे मैं आज ये गारंटी लेके नहीं आया था कि मैं आज क्वाड्रिलेटरल खत्म ही कर दूंगा। सवाल और आप हमारा जो कनेक्शन है उसके हिसाब से डिपेंड करता है, डाउट्स किस तरह से आ रहे हैं उस पर निर्भर करता है। तो देयरफॉर प्लानर में शो नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले शेड्यूल हुआ था बट देन क्लासेस थोड़ी एक्सटेंड हुई, भाई ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री इनमें ज्यादा क्लासेस लग गई, तो उसको भी हटा दिया हमने। तो वो जोड़ देंगे, पहले ज्योमेट्री खत्म होगी, फिर मेंसुरेशन आएगा, मेंसुरेशन के बाद जोड़ देंगे उसको। ठीक है, मेंसुरेशन पहले खत्म हो। हाँ जी, तो परेशान ना हो, वो भी होगा, सब होगा। ओके, जो भी स्टोर वाले बच्चे हैं इनको यार मैं लिंक दे रहा हूँ आपको, ड्राइव की लिंक, जहां से आपको एक्सेस मिलेगा पीडीएफ वगैरह का। एक सेकंड रुक जाइए। So let me find that drive link. Share. तो ये आपकी लिंक है पीडीएफ, यहाँ से आप लिंक में ले सकते हैं। हाँ जी, राजा जी कह रहे हैं अरिथमेटिक फिर से लाइव होगा ना? हाँ, अभी पहले जो टॉपिक्स अनटच्ड हैं उनको करेंगे, उसके बाद जैसे अभी मेंसुरेशन होगा, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, एनडीआई, ठीक है, उसके बाद नया चक्र शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझे? तो चलिए फिर विदा लेते हैं आपसे और मिलते हैं आपसे कल शाम की क्लास में। ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद।